स्टूडेंट मैं डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर ये आज हो रहा है। मैंने कल डिटर्मिनेंट के बारे में बताया कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स को रूप ही है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी का जो वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, लेकिन ये जो है वैल्यू होता देता है। मैंने पूरी मोटा मोटी आप समझिए कि जो चीज आप मैट्रिक्स में पढ़े थे वही चीज डिटर्मिनेंट में हुआ, लेकिन वहां अरेंजमेंट पढ़े थे और यहाँ वैल्यू हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात मैंने ये बताया था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रो के तरफ से एक्सपेंड करके। फिर मैंने सारस मेथड बताया था, फिर मैंने माइनर निकालने को बताया, फिर कोफैक्टर निकालने को बताया। कोफैक्टर के में बताते समय ने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू के निकालने का मतलब A11 C11 A12 C12 A13 C13 कहने का मतलब अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का मतलब एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर। बात ध्यान दे रहिए बाबू, आप किसी भी रो का और किसी भी कॉलम का एलिमेंट उठाइए। ये मत कीजिएगा कि पहला नंबर रो का एलिमेंट उठाएं या फिर दूसरा नंबर रो का एलिमेंट उठा लीजिएगा कोई भी। क्लियर बात समझ में आ रहा है? नहीं, या तो उस एलिमेंट उठाइए जो एक ही रो में हो या एक ही कॉलम में हो, और उस एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम जो होगा वो वैल्यू डिटर्मिनेंट का देगा। क्लियर बात समझ रहे हैं? देखिए A11 C11 A12 C12 A13 C13, मैंने इसी को फिर एक मेथड से लिखाया था कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि A1J C1J और J का मान 1 से लेकर 3 तक, इस चीज को लिख सकते हैं। J का मान रखिएगा 1 तो A11 C11, फिर प्लस, सिग्मा का मतलब होता है प्लस। ये बात समझ रहे हैं? तो मैं ये आपको रिमार्क्स में 3 गो पॉइंट लिखवाता हूँ। RS अग्रवाल अगर किताब आप दीजिए, केसी सिन्हा किताब आप बनाइएगा, तो ये रिमार्क्स को ही एज ए प्रॉपर्टी वो लोग यूज किया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी एज ए ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखिएगा होता है, एज ए ऑब्जेक्टिव भी इसको ध्यान रखिएगा। तो रिमार्क्स नंबर 1, मैं सबसे पहले सभी रिमार्क्सों को लिखता हूं और इसके बाद आपको समझाने का कोशिश करूंगा। यहां रिमार्क्स नंबर 1 है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, मैंने अभी जो बोला उसी को एज ए रिमार्क्स लिखा। क्या मैं बोला था अभी कि किसी भी रो का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। जैसे A11 एलिमेंट तो उसका कोफैक्टर C11 तो उसका प्रोडक्ट, फिर A12 एलिमेंट तो C12 उसका कोफैक्टर, A13 एलिमेंट तो C13 उसका कोफैक्टर। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हर एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम। मैं 3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट में मुझे दिक्कत होगा वैल्यू निकालने में। 2 ऑर्डर का तो बहुत आसान होता है, फटाक से गुना किए। अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 3 4 5 6 तो क्या 36 या 18, 5 चौका 20, 20 में से 18 गया -2, बिना सोचे समझे आराम से इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन यही यदि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन जिनके पास कैलकुलेशन है 8, 9, 10 का जोड़ घटाओ गुना भागा जो बढ़िया से सीखे हैं, हाँ ये मतलब डिटर्मिनेंट का मतलब गुना भागा, जोड़ घटाओ, बस जोड़ घटाओ गुना, जोड़ घटाओ गुना, इस पे जिसका कमांड है बस हो गया। तो देखिए मैं वही लिखा हूं कि किसी रो का या कॉलम का एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम किसके साथ, विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। माने एलिमेंट, किसी भी रो का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट उनके कोफैक्टर के द्वारा का सम वैल्यू डिटर्मिनेंट देता है।
यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। क्लियर बात है। अगर मैं यहाँ 21 उठाया, ठीक है, अगर अच्छा मान लेते हैं, या कोई कहा कि हम सेकेंड रो उठाएंगे, A21 C21, A22 C22, A23 C23, मतलब वो एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर अगर रहा और सम का चिन्ह दिया हो तो वो वैल्यू डिटर्मिनेंट का होगा। क्लियर बात है। रिमार्क्स नंबर 2, एज ए प्रॉपर्टी, इसको भी ध्यान रखना है, एज ए ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है इसको। रिमार्क्स नंबर 2, आइए देखिए दूसरा मैंने रिमार्क्स क्या लिखा जी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विथ कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो और कॉलम गिव्स 0। कहने का मतलब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, लेकिन किनके साथ, दूसरी रो या कॉलम का, माने दूसरा रो, जैसे 1 पहला रो अगर ले रहे हैं तो पहला रो का कोफैक्टर नहीं होना चाहिए, दूसरी रो का कोफैक्टर, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, पहला स्थान, तो देखिए कहने का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग का मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, दूसरे रो का बात करें तो दूसरे रो का, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे रो के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग के ये या ये हो सकता है। तो वही कह रहा है कि दूसरी रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो और कॉलम, दूसरी रो और कॉलम के कोफैक्टर का मल्टीप्लर दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट से। जैसे मान लें A11 उठाएं तो C21 लिए, A12 उठाएं तो C22 ले लिए, A13 उठाएं तो C23 ले लिए। देखिए बाबू, लेकिन 1 पहला रो 11 12 22 13 23, मतलब समझ में आ रहा है, एलिमेंट इस रो का और कोफैक्टर सब इस रो का लिए हैं। इस रो का लीजिए चाहे इस रो का लीजिए, अगर ऐसा सम होगा बाबू तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 आएगा। याद रहिए, यदि किसी भी रो या एलिमेंट का प्रोडक्ट उसी का कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम कीजिएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा, और किसी रो या कॉलम का एलिमेंट का किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके सम कीजिएगा, वैल्यू कितना देगा, 0 देगा। क्लियर बात है। चलिए रिमार्क्स नंबर 3 में कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट देखिए बाबू, इफ डी डैश इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डी बाय देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, देन डी डैश बराबर डी के पावर n-1। समझा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट है डी, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23, समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा इसको, A31 A32 A33, ये डिटर्मिनेंट्स है बाबू, और मैं एक नया डिटर्मिनेंट्स ऑब्टेन कर रहा हूं, लेकिन वो कैसे ऑब्टेन कर रहा हूं, इसी एलिमेंट का केवल कोफैक्टर से। तो A11 मान लीजिए यहां C11 हुआ, A12 है तो यहाँ C12, A13 तो C13, C21 C22 C23 C31 C32 C33। क्लियर बात है बाबू, ये डिटर्मिनेंट। अब आपको अगर वैल्यू निकालना हो तो दोनों का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि इसका वैल्यू डी के बराबर आया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ, ऊपर के लॉ के अनुसार डी डैश बराबर डी के पावर n-1। एन क्या है, ऑर्डर, एन क्या है तो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या, ऑर्डर क्या है 3 का, तो डी के पावर 3-1 बराबर डी के पावर कितना, नहीं समझे आप लोग बात बाबू। कहने का मतलब यह है कि जो इसका वैल्यू आएगा उसका पावर 2 हो जाएगा। यदि इसका 5 आंसर आया रहता तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 के पावर 2 माने 25 होता, नहीं समझे। लेकिन कब, जब इसका कोफैक्टर के ही द्वारा बना हो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, 1-1 के जगह 1-1 ही रहे,
अभी नहीं कि 1 1 की जगह 2 1 रख दीजिए, तब इन लोग को लगा ये नहीं काम करेगा। सिंपल सा एक प्रूफ लेकर आपको इस चीज को प्रूफ करता हूं कि कैसे डी डैश में थर्ड ऑर्डर वाला कि कैसे डी डैश बराबर डी के पावर 2 हो रहा है। इसको क्लियर आप लोग कीजिएगा। फिर नहीं है समझिए, कोई डिटर्मिनेंट है, कोई दूसरा एक डिटर्मिनेंट फॉर्म किए इसी के कोफैक्टर के द्वारा। अगर मुझे इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू निकालने को बोल रहा है तो जरूरत नहीं है कि इसको हम पूरा माइनर कोफैक्टर चाहे एक्सपेंड करके हम निकालें। ठीक है, तब क्या करेंगे, बस इसी के पावर 2 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? चले बढ़े आगे। देखिए इसको प्रूव मैं करता हूं कैसे। देखिए मान लेते हैं कि हमको यही ना प्रूव करना है कि डी डैश बराबर डी के पावर 2 कैसे आ रहा है। अगर डी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो माने 3 ऑर्डर का है तो डी के पावर 2 आएगा। डी डैश आप तो समझिए रहे, अभी बताएं क्या होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं डी इंटू डी डैश में गुना करता हूँ। डी माने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं यहां पर लिखा A कोफैक्टर के साथ C11, C12, C13, C21, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिएगा बाबू, सबको ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो डी डैश होगा वो क्या होगा, गुना करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11 C11 प्लस A12 C21 रुकिए C21 देखिए मैट्रिक्स नहीं है ना जी, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन थोड़ी मैट्रिक्स जैसा होगा। मैंने गलती किया था कि यहां से ये और ऐसे, मैंने ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल इससे कीजिए, एक बार इससे कीजिए और एक बार इससे कीजिए। A11 C11, A12 C12, A13 C13, नेक्स्ट A21 C21, सॉरी पहले इसी को तीनों से कर लीजिए। A11 C21, A12 C22, A13 C23। पहले इसी रो को इससे कीजिए और इससे कीजिए। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको गिना कर रहे हैं इसके साथ A11 C31, A12 C32, A13 ले ले बेटी बेटा ले लो C33। आओ बेटा। कहने का मतलब ये है कि पहले इस फर्स्ट रो के पूरे एलिमेंट को पकड़े, फिर सारे एलिमेंट से गुना कर दे। देखिए मैट्रिक्स नहीं है कि इसका रो और इसका कॉलम में होगा। डिटर्मिनेंट के लिए कोई नियम नहीं है, सिंपल रूप से हमने ऐसे और ऐसे करूंगा, यही नियम है इसका। बात समझिए। अगर फिर मैंने ये रो उठाया तो ये रो उठाऊंगा तो सबसे पहले ये वाला चीज चलेगा। A21 C11, A22 C12, A23 C13। फिर मैं इसको उठा रहा हूं A21 C21, A22 C22, A23 C23। फिर इस रो के एलिमेंट को थर्ड रो से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब A21 A31, A22 C32, सॉरी C यहां, फिर A33 C33। अब यहां देखिए A31 से कर रहा हूं। अब A31 C11, A32 C12, A33
C13, फिर उसी तरह से A31 C21, देखिएगा A32 C22, A33 C23, A31 C31, A32 C32, A33 C33। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई जब किया तो D इंटू डी डैश बराबर डिटर्मिनांट, जब मैंने यहाँ डिटर्मिनांट किया तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो वैल्यू देगा वो डिटर्मिनांट का वैल्यू देगा, ये जो वैल्यू देगा वो डिटर्मिनांट का वैल्यू देगा, जिसको मैंने डी कहा। और एलिमेंट और मल्टीप्लाई को फैक्टर से हो, लेकिन दूसरे रो के को फैक्टर से हो तब तो वो वैल्यू 0 देगा। देख लीजिए पूरा 0 देगा रिमार्क्स नंबर 2 के अनुसार से। ये भी रिमार्क्स नंबर 2 के हिसाब से 0, ये भी 0, डी 0 0, ये भी 0, ये डी। क्लियर बात। अब जब आप थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट बनाइएगा तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट बनाने के लिए क्या करते हैं जी, ये डी लिख दिए, सबको टोप दिए और यहाँ डी 0 0 डी, फिर चिन्ह का चिका, इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस। लेकिन ये अगर 0 बाबू आप यहाँ रखते हैं तो यहाँ कुछ भी हो सबको क्या कर देगा 0। उसी तरह यहाँ भी अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ कुछ भी रखिएगा क्या कर देगा 0। तो उसको तो मेरे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ डी लिख रहा हूं, यदि आप इसको सॉल्व करें तो डी स्क्वायर माइनस 0 होगा, यानी डी के पावर 3। तो डी इंटू डी डैश बराबर क्या हो गया जी, डी के पावर 3। तब तो मैं ये कहूंगा कि डी इंटू डी डैश बराबर डी के पावर 3, तो डी डैश बराबर कितना, डी के पावर 2। क्लियर, समझ में आ गया। तो किसी भी डिटर्मिनांट का अगर वैल्यू है, अगर कोई नया डिटर्मिनांट आप फॉर्म करें उसी के को फैक्टर से, तो उस नए डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होगा पुराने वाले डिटर्मिनांट के पावर उसका ऑर्डर -1 यानी n-1। क्लियर बात है। चलिए अब मैं प्रॉपर्टी बताता हूं डिटर्मिनांट का, और डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टी बताने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं, इसके बाद मैं आज प्रॉपर्टी बताऊंगा। ये बात ध्यान रखिए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहले देखिए जी, कह रहा है कि इवैल्यूएट्स द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 2। 1 से 2 में एक्सरसाइज जो 4.1 का पहला क्वेश्चन है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है 2 4। बहुत सिंपल सा है, -5 -1। कितने ऑर्डर का है ये डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर का। जब 2 में -1 से गुना किए आप, फिर -4 इंटू -5, तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस, 5 चौका 20, 20 में से 2 गया तो कितना हो गया 18। क्लियर बात है। आइए दूसरा का मैं पहला बताता हूं। जब दूसरा का हम लोग पहला बना रहे हैं तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो गया cos थीटा। अब cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला माइनस, बाबू देखिए साइन है, ये तो माइनस फॉर्मूला वाला है जो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस क्या बना देगा प्लस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ये कैसे प्लस हुआ मालूम चला ना, जैसे फॉर्मूला के अनुसार से माइनस और इसका भी ये है माइनस, तो जब ये दोनों भी के गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। क्लियर बात है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना वैल्यू दे दिया जिसका 1। एक और क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबको आपको अपने से करना चाहिए। यहाँ हो गया x -1, ये हो गया x +1 और यहाँ भी x +1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x +1 x स्क्वायर माइनस x +1 माइनस x -1 और x +1। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये थोड़ा सा देखिए, a + b a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर,
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो रहा है, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू माने एक्स के पावर 3 प्लस बी क्यू माने 1 के पावर 3 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है जी, माइनस माइनस, कोई दिक्कत? तो आप जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आएगा 1 1 2 होता है, फिर 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये रहा बात आपका। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, थोड़ा सा भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे आइए। देखिए जी, थोड़ा सा इफ मैट्रिक्स ए बराबर दिया है तो देन शो दैट 2a का मैट्रिक्स बराबर 4a। मैं पहले ये आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है थोड़ा समझिएगा, उसको प्रॉपर्टी के अनुसार मैं बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आ गया है और बिना मैं प्रॉपर्टी के तो समझाने का कोशिश करूंगा। यदि आपका ए ये दिया है तो 2a का अगर मैट्रिक्स करूंगा तो 2 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 दूनी 4 होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं ये मैट्रिक्स हो गया, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कर दूं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर दूं, तो डिटर्मिनेंट करने के बाद 2 4 8 और 4 आया। एक बात समझिए, थोड़ा सा समझिएगा, इसमें जो कॉमन निकलता है, जैसे इसमें आपने क्या किया, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स में अगर ए को 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए अगर ए अगर मैट्रिक्स है 2 3 सॉरी 1 2 4 2 था, यही समझिए, 1 2 4 2 था, तो आप मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई किए और 2 से, तो पूरे एलिमेंट में गुना होगा। लेकिन अगर यही कोई डिटर्मिनेंट रहता है 1 2 3 4 और इस डिटर्मिनेंट से ए को 3 से गुना करते, तो ए को 3 से डिटर्मिनेंट में गुना करने का मतलब किसी ए को रो चाहे किसी ए को कॉलम में कीजिएगा। अगर आपने रो में किया 3 3 दूनी 6, तो आप 3 4 जस्ट के 10 उतारिएगा इससे। क्लियर बात? क्लियर बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब ये बात समझ लीजिए कि जय गो आप यहाँ 3 लिखिएगा, तय गो रो से कॉलम में गुना कीजिएगा। ए गो मैंने 3 लिखा था, ए गो रो में किए, या फिर एगो कॉलम, या ना कि रो भी या कॉलम भी। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में है कि 1 में 2 से गुना किए तो सारे एलिमेंट को गुना कीजिए। इसको मैं प्रॉपर्टी के माध्यम से भी बताऊंगा। प्रॉपर्टी में तो जब आप इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो इसमें से अलग 2 कॉमन लीजिएगा। टेकिंग फ्रॉम R1 एंड R2, माने इसमें से भी लिए तो एगो बहरी, फिर इसमें से भी लिए तो एगो बहरी, इस तरह से होता है। इसके बाद तो 2 कॉमन लिए तो 1 2, और यहाँ क्या हो गया जी, यहाँ क्या हो गया 4 2, तो 2 दूनी 4, और ये देखिए इसके बराबर है। लेकिन ये तो मैट्रिक्स है, और मेरे पास चिन्ह लगा है डिटर्मिनेंट का, तो मैं डिटर्मिनेंट, अरे मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं इस साइन के साथ। 2a, जो 2a हुआ मेरा, ये जो मैट्रिक्स 2a आया था, ये मैट्रिक्स 2a वही ना इसके बराबर था, और उसी को नाम 4 डिटर्मिनेंट a के बराबर कर दिए। क्लियर बात समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरा है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है 3.4 का, करे कि a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 मैट्रिक्स है। लेकिन मुझे क्या शो करना है, 3a का डिटर्मिनेंट, 3a का डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो मैं पहले 3a मैट्रिक्स निकालता हूं। 3a मैट्रिक्स हुआ 3 0 3 0 3 6 0 0 12, निकाल दिया। तो 3a अगर इसको मैं डिटर्मिनेंट के रूप में लिखूं तो 3 0 3 इस प्रकार से लिखूंगा, इस प्रकार से लिखूंगा। अब देखिए, अब वही बात, वही चीज मुझे इसमें भी 3 कॉमन दिख रहा है, रो नंबर 1 में भी, रो नंबर 2 में भी, रो नंबर 3 में भी। इसका मतलब नहीं कि 1 और 3 निकालिएगा तो सब में निकल जाएगा, नहीं।
रो अगर एक रो में देख रहे हैं तो पूरे एक रो में 3 कॉमन है, तो एक रो खाती एक 3 निकलेगा, दूसरे रो खाती एक और 3 कॉमन निकलेगा, तीसरे रो खाती एक और 3 कॉमन निकलेगा। तो क्या कहूंगा इसको, टेकिंग 3 एज कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। तो 3 गुना 3 गुना 3, बात समझिए। और 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तितरी का 9 9 27 है। ये तो वो मैट्रिक्स खुद है देखिए, लेकिन फॉर्म है डिटर्मिनेंट का, इसलिए इसको डिटर्मिनेंट के रूप में रखिए। मतलब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में अगर देना है तो केवल सिंबल बदलेंगे हो जाएगा। क्लियर बात, बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। देखिए जी, मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं इसका अगर निकालना वैल्यू चाहूं तो मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालूंगा A11 C11, A12 C12, A13 C13। क्लियर बात समझ रहे हैं। A11 का मतलब A11 ही, लेकिन C11 को फैक्टर के फॉर्मूला बा -1 के पावर 1 + 1। क्या क्या आपको मालूम है, Cij बराबर होता है -1 के पावर i + j इंटू Mij। कुछ याद आ रहा है इस प्रकार से, ये को फैक्टर का फॉर्मूला हुआ। तो -1 1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। उसी तरह A12 -1 के पावर 1 + 2 M12। फिर A13 -1 के पावर 1 + 3 M13। अब यहाँ देखिए A11 माने क्या, देखिए जी -1 के पावर 2 प्लस, ये प्लस बना दे रहा है, ये टोटल टर्म प्लस बना रहा है। चलिए, तो A11 में कौन है 3। M11 लिखने के लिए जो रो लिख रहे हैं आप उस रो को मिटा दीजिए, रो और कॉलम मिटा दिए तो क्या बचा 0 -1 -5 0, मन में मिटाना है जी। अब यहाँ साइन पहले चेक कीजिए, यहाँ माइनस के पावर ऑड है तो साइन देगा माइनस। A12 -1, सुनिए इसके कारण माइनस हुआ, और फिर A12 का साइन माइनस है तो माइनस माइनस +1। M12 माइनर ऑफ 1 2, तो इसको ये डिलीट कीजिए और ये डिलीट कीजिए, क्या बचा 0 -1 3 0। फिर A13, तो यहां देखिए पहले इसका साइन चेक कीजिए, -1 के पावर 1 + 3, तो 3 1 4 सम तो प्लस होगा, लेकिन वो A13 क्या है -2 है तो प्लस माइनस -2। इसका ये और ये डिलीट कीजिए तो होगा 0 0 3 -5। क्लियर बात समझ रहे हैं। अब 3 0 माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, -5 में -1 से गुना कीजिएगा तो +5, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं, 0 फॉर्मूला वाला माइनस, 3 गुना -1 -3, ये माइनस +3, फिर -2 लिखिए, इसमें गुना कीजिएगा 0, गुना कीजिएगा 0, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। -5 3 -15 +3, ये 0 देगा, -15 में से 3 गया तो -12। क्लियर, कोई आगे बढ़े। इस फॉर्मूला से की भी किए, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताते हैं, इसमें से एक और। चलिए देखिए जी, यहां भी सॉल्व करें उसी प्रकार से। तो सबसे पहले A11 C11, A12 C12, A13 C13। C11 के जगह तो आप -1 के पावर 1 + 1 लिखिएगा, A11 हुआ। अच्छा चलिए, बहुत लोग गड़बड़ाएंगे, चलिए यहाँ पर आइए। A11 -1 के पावर 1 + 1, फिर M11 A12 -1 के पावर 1 + 2 M12, फिर A13 -1 के पावर 1 + 3 M13। जब A11 माने 2, इसको -1 के पावर 2 माने प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। M11 इसको और इसको डिलीट कर दिए तो 2 - 1
-5 जीरो। देखिए यहाँ -1 के पावर 3 +3, तो ये टोटल माइनस हो जाएगा। तो यहाँ भी ये माइनस, लेकिन A12 क्या है? -1, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस बना देगा। M12 ये और ये डिलीट, 0 -1 3 0। A13 मतलब ये, तो प्लस माइनस, रुक जाइए, -1 के पावर 1 +3 4, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस प्लस, लेकिन यहां -2 सवार है, तो प्लस माइनस माइनस। अब M13 तो ये और ये डिलीट, 0 2 3 -5 2, ये 0, -5 -1 +5, ये भी 0 माइनस, लेकिन 3 ये माइनस फार्मूला वाला है, 3 में -1 ले गुना कीजिएगा तो -3, और ये माइनस +3, यहां हुआ -2, 0 में -5 से 0, -3 दूनी 6। क्लियर बात है? अब आया है ये -5 2 -10, 0 +3 +1 3, 0 -6 -2 +12, 12 3 15, 15 में से 10 गया, कितना आ गया? 5। ये हुआ मुझे निकालने की फाइल। क्लियर बात है? आगे बढ़े, आइए। यहाँ पर बाबू x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 2 1 2 5 चौका 20, 2x में x ले 2x स्क्वायर, 6 चौका 24 -24। जब यहाँ मैंने ये किया तो -20 में से 2 गया -18, 2x स्क्वायर -24, अच्छा सॉरी -24 को इधर ला दीजिए, +24 बराबर 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बराबर 24 में से -18 गया तो 6, x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर ±√3, यानी x के मान +√3 भी आया और -√3 भी आया। कोई दिक्कत? देखिए ये मैट्रिक्स नहीं है कि 2x 2 के बराबर हो जाएगा और x 1 के बराबर हो जाएगा, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में आपको दोनों ओर सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद ही बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद ही आप बना पाइएगा। क्लियर बात समझ में आ गया? तो आइए अब इससे अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि डिटर्मिनेंट का रीढ़ का हड्डी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और इसी प्रॉपर्टी से बिलोंगिंग जो हम क्वेश्चन 4.2 में बनाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आता है, इतना ध्यान दीजिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो। और उस प्रॉपर्टी के द्वारा ही वैल्यू डिटर्मिनेंट के बताना रहता है। दूसरी बात मुझे ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट का मैं जितना भी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, उस सभी प्रॉपर्टी को एकदम समझ कर याद करना है, समझना प्लस रटना है। एक एक प्रॉपर्टी को मैं लिखवा रहा हूं, एक एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, आप देखिएगा, ठीक है? तो आइए, सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, वही होगा। कब? अगर हम नए डिटर्मिनेंट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कैसे? रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके। कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट को मैंने डी कर दिया, और मेरे पास एक नया डिटर्मिनेंट डी डैश आया। वो कैसे आया? तो इसका रो को कॉलम में बदल दिया, 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, यानी रो को कॉलम में बदलकर एक नया डिटर्मिनेंट उत्पन्न हुआ। तो जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वही इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू होगा, यानी डी डैश का वैल्यू डी के बराबर होगा। ध्यान रखिए, यदि इसका वैल्यू 5 आता है तो इसका भी वैल्यू 5 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1।
रो और कॉलम को आपस में बदल दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, रिजल्ट विल बी द सेम, वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं होगी, वैल्यू वही होगा। क्लियर बात है? प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ गए? आइए प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए जी, किसी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स उस खुद डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू के बराबर होगा। अजय कोरोलरी दूसरी दिया, कोई भी दो गो रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करते, कोई दो रो कॉलम, पहला में था कि सब रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज, लेकिन यहाँ पर दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं, तो जो वैल्यू आएगा, जो नया डिटर्मिनेंट प्रोड्यूस होकर जो वैल्यू देगा वो पहले वाला डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा, लेकिन केवल साइन बदलेगा, अपोजिट साइन होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू मान लीजिए डी आया, डी माने कोई संख्या, और एक नया आपने डिटर्मिनेंट प्रोड्यूस किया डी डैश। और कैसे किया? आपने रो नंबर 2 को रो नंबर 1 भी रख दिया, माने 4 5 6 1 2 3 7 8 9। देखिए क्या किया आपने कि रो नंबर 2 में जो था रो नंबर 1 में रख दिया, और रो नंबर 1 वाले के रो नंबर 2 में रख दिया। दो रो आपस में इंटरचेंज हो गया, या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए। इस केस में इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो इसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। यदि इसका आंसर प्लस में आता है तो इसका आंसर माइनस में होगा, और यदि इसका माइनस आता है तो उसका आंसर प्लस में होगा। मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद सपोज डेट मैं एक्यूरेट सॉल्व नहीं किया तो बता नहीं सकता हूं कि क्या आएगा, 10 आया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी? -10। क्लियर बात समझ में आ गया? यदि इसका आंसर -10 आता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? +10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आप ये प्रॉपर्टी को केवल समझना है। देखिए, इफ ऑल एलिमेंट इन ए रो और इन ए कॉलम, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम के सभी अगर एलिमेंट 0 है, टोटल आंसर 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 0 0 2 3 4 -1 2 3, रो नंबर 1 के सब का सब एलिमेंट क्या है? 0। बिना सॉल्व किए इसका आंसर 0 बताना है। कोई दिक्कत? मान लीजिए यही रहता 1 2 3 0 0 0 5 6 7। अब बोलिए कॉलम नंबर 2 के सारा एलिमेंट क्या है? 0। वैल्यू क्या होगा? 0। माने किसी रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसका वैल्यू भी 0 होगा। दूसरा, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर 2 गो रो चाहे 2 गो कॉलम आइडेंटिकल हो, माने एक जैसा हो, उसका वैल्यू 0 आएगा। ये क्या कर रहा है जी? 1 2 3 5 6 7 1 2 3। देखिए तो R1 और R3 दोनों बराबर है क्या? जो R1 में है वही R3 में है। जब आइडेंटिकल है तो इसका आंसर क्या होगा जी? 0। और लेते हैं 6 - 1 2 0 3 5 6 - 1 और 2। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल माने एक जैसा। तो जब एक जैसा है, किसी दो गो रो और कोई भी 2 गो कॉलम का अगर एलिमेंट आइडेंटिकल हो तो क्या होगा? 0। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए देखिए जी, अगर कोई भी इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनेट कह सकते हैं, देन वैल्यू इज इक्वल टू 0। प्रोपोर्शनल समझ में आता है? प्रोपोर्शनेट समझा रहा हूं। जैसे 1 2 3, ठीक है, और यहां पर है 0 1 2 चाहे 0 5 6, यहाँ है 5 10 15। देखिए तो क्या इसका प्रोपोर्शनेट है कि नहीं? 5 10 15। यदि आप इसमें से कॉमन ले रहे हैं 5, तो ऊपर 1 2 3, आपको तो मालूम है एक कॉमन ही निकलता है, 0 5 6, और ये भी 1 2 3 हुआ। और फिर अभी ऊपर पढ़े कि यदि 2 गो रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो ये 0, तो ये 0 तो ये भी 0, तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो प्रोपोर्शनेट मैंने समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने सेम नहीं दिख रहा है लेकिन सेम है, अंदरूनी रूप से सेम है, क्योंकि 5 कॉमन लेने के बाद 1 2 3 आ गया। क्लियर बात है? नेक्स्ट देखिए,
इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स के टाइम्स। यदि किसी भी रो या कॉलम के, किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो पुराने डिटर्मिनेंट का के गुना होगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं लेता हूं, ये वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 3 और 4 1 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मान लीजिए आंसर आया 2 आया। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया? 2 आया। तो मैं एक नया डिटर्मिनेंट बना रहा हूं और वो नया डिटर्मिनेंट कैसे बनाया? वो नया डिटर्मिनेंट कैसे बनाया कि मैंने रो नंबर 3 में या कॉलम नंबर 3 में 5 से गुना कर दिया। कॉलम नंबर 3 में 5 से गुना कर दिया कॉलम नंबर 3 में। तो क्या नया डिटर्मिनेंट आया हो? वो आया 104 111। और कॉलम नंबर 3 में 5 से गुना किए तो 5 दूनी 10, 35 आई 15, 5 एक आई 5। अब आपसे कोई पूछ दिया कि इसका वैल्यू क्या होगा तो आप लगिएगा फॉर्मूला एक्सपेंस करने। जैसे हमने 4.1 का क्वेश्चन बताया 5वां 6वां, इस तरह से नहीं। जब आपका इसका वैल्यू है और आप जानते हैं कि इसी का किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका के टाइम्स आंसर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इसका कॉलम नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो के का काम कौन कर रहा है? 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 टाइम्स होगा डिटर्मिनेंट पहले वाला का, यानी 5 गुना 2 बराबर कितना आएगा? आंसर 10। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? याद रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जितने जो भी है 9वां 10वां जो भी है, अभी ध्यान नहीं है मुझे क्या नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए बराबर AIJ, ठीक है, n क्रॉस n का, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। किस प्रकार मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने को कह दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो पूरा इसका डायगोनल का गुना कर दीजिए। A11 A22 डॉट डॉट जितना है n है। नहीं समझे बात को? बात ये समझना है। देखिए कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि आप यदि यहाँ D 0 है, 0D 0 है, 0 D है तो आप ये गुना करने के बाद आपका वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितना आया था? D के पावर 3 आया था कि नहीं आया था? तो ये डायरेक्ट सॉल्व कीजिए या चाहिए इस मेथड से पूरा डायगोनल को गुना कर दीजिए। जय वो डायगोनल है। क्लियर बात है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये चलता हूं कि यदि ए कोई, ठीक है, AIJ n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और के कोई स्केलर है, के क्या है? कोई स्केलर है, तो आप के ए यदि आप इस पूरे इस मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल रही। मैंने मैट्रिक्स क्यों कहा? क्योंकि के पूरे मैट्रिक्स में गुना है और यदि के आप कॉमन निकाल रहे हैं तो कै गो कॉमन निकलेगा? जय गो इसका ऑर्डर रहेगा। के पावर n डिटर्मिनेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा बात 11वां प्रॉपर्टी में ये कहना चाहता हूं, ये उसमें भी बताया होगा। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट गुना बी का डिटर्मिनेंट आप कह सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। क्लियर बात है? बढ़े आगे, कोई दिक्कत? और 2 प्रॉपर्टी मुख्य रूप से हम बताते हैं। देखिए जी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज, बदलता नहीं है। कब नहीं बदलेगा? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल्स ऑफ एनी रो या कॉलम इनटू द गिवन रो या कॉलम। यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया है, किसी डिटर्मिनेंट के आप पहला रो को बदल रहे हैं, किस में? मान लिया कोई चीज से गुना कर रहे हैं। मान लिया आपने R1 को लिखा R1 प्लस 5R2, ठीक है। तो जैसे मैट्रिक्स था कि मैट्रिक्स था, ये करने के बाद एक दूसरा चीज आ जाता था,
तो उसी तरह कोई डिटर्मिनेंट दिया है, उसको ये करने के बाद एक नया डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, तो जो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू था वही इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जिसको आप बदल रहे हैं उसके साथ छेड़खानी मत कीजिएगा। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि यदि आपको R1 को बदल रहे हैं तो ये कभी मत कीजिएगा -R1 + R2, ये कहीं स्टेप नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिसको बदल, जैसे मान ले C1 को बदल रहे हैं तो ये मत कर दीजिएगा 1/2 C1 + 3 C2, ये भी गलत हो जाएगा। जिस चीज को बदल रहे हैं आप उसको जिस के तस यूं ही छोड़ दीजिए, उस पे कोई मत कीजिए। उसके अलावा किसी रो या किसी कॉलम में जोड़िए, घटाइए, गुना करके उसको जोड़ के लिखिए और नया डिटर्मिनेंट उत्पन्न कीजिए, उसका वैल्यू वह सेम के सेम होगा जो पहला मेरा डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर। एक लास्ट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं समेशन प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही लिखवा देते हैं, लेकिन जब IIT का बुक आप देखिएगा सिंगेज उंगेज का तो वहां लिखा रहता है समेशन प्रॉपर्टी। आइए जरा मिटा दिया। चलिए, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम आर सम ऑफ आर एलिमेंट्स, मान लीजिए कि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में आर गो एलिमेंट, उस डिटर्मिनेंट को हम जय गो एलिमेंट से जुड़ के बनेगा उतना डिटर्मिनेंट के रूप में हम तोड़ सकते हैं। लेकिन कैसे तोड़ेंगे? एज ए सम ऑफ में तोड़ेंगे, एज ए सम ऑफ में तोड़ेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए a + x, b + y, c + z, फिर ठीक है d e f g h i। बोलिए, ये आप एक बात बताइए, इसका जो पहला रो है कई गो एलिमेंट से जुड़ के बना है? 2 गो एलिमेंट। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर सम ऑफ आर एलिमेंट्स, कई गो एलिमेंट का सम है? 2 गो एलिमेंट का सम है। तो इसको, इस डिटर्मिनेंट को हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो कई गो डिटर्मिनेंट के आर सम है तो आर डिटर्मिनेंट, तो 2 गो के सम है तो 2 गो डिटर्मिनेंट के रूप में। यानी कैसे? देखिए, ए पहला है डी जी, रहने दीजिए, बी ई एच सी एफ आई प्लस, अब दूसरा क्या है? एक्स वाई जेड, और जस के तस रहेगा डी एफ जी एच आई। बात समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ गया? क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर पहला भी रो 2 एलिमेंट से जुड़ के बना है, दूसरा रो के भी सारे एलिमेंट 2 से। तो पहले पहला वाला को तोड़ते हैं। पहला वाला को तोड़े तो ए बी सी, डी + अल्फा, सेकेंड वैसे ही रहेगा, ई + बीटा, ए + गामा जी एच आई। फिर दूसरा, पहला वाला कहीं एक्स वाई जेड, डी + अल्फा, ई + बीटा, एफ + गामा जी एच आई। अब बात समझिए। अब दूसरे वाला को तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। तो जब दूसरे वाला को तोड़ने का हम कोशिश किए तो क्या बनेगा? देखिए, ये 2 गो रूप में टूटेगा, ये भी 2 गो रूप में टूटेगा, क्योंकि इसमें भी 2 है। देखिए यहाँ पर ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, ये भी 2 रूप में टूटेगा, ये 2 गो में टूटेगा। ए अल्फा जी, बी बीटा एच सी गामा आई। उसी तरह से ये भी 2 गो रूप में टूटेगा, क्योंकि इसका भी सेकेंड रो का एलिमेंट एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई, और यहां एक्स अल्फा जी वाई बीटा एच जे लैम्डा आई। यानी कितने रूप में ये एक्सप्रेस किए? 4 गो में। बात समझ में आ गया? इसको हम समेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में मैंने लेक्चर नंबर 3 में मैं ये आप लोगों को जितना प्रॉपर्टी बताया उन सब प्रॉपर्टी के बदौलत किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे बिना सॉल्व किए हुए, ये मैं बताऊंगा। और इस प्रॉपर्टी से बिलोंगिंग ही क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग मेथड में आता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप बढ़िया से समझिएगा, रटिएगा, तब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू।